श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह है वक्री ग्रह। तो वक्री ग्रह को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ग्रहों की कितने प्रकार की गतियां हैं। तो ग्रहों की 8 प्रकार की गतियां हैं। तो जिसमें से सबसे पहली वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंदतर, शीघ्र, शीघ्रतर, सम। तो ये 8 प्रकार की गतियां हैं। तो जो आज हम समझने जा रहे हैं वह है वक्री। तो वक्री गति जो है ग्रह की, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। तो देखिए, जो ग्रह धरती के सापेक्ष पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है उसे हम वक्री ग्रह कहते हैं। तो हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने वक्री ग्रह के विषय में क्या कहा है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे ऋषियों ने जो सबसे पहली एक बात कही है वह है गत जन्म ही यत पापम कृतम वा पुण्यमेव च वक्री ग्रह सूचयति तस्य भोगम सुनिश्चितम। फिर हमारे ऋषियों ने कहा है वक्र गति ही खेटो युद्ध काले पराक्रमम निवृत्तौ बलवान भूत्वा शत्रुजेता प्रजायते। तो देखिए, ये जो 2 विषय कहे गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वक्री ग्रह को लेकर के, जो सबसे लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है वह हम समझेंगे। तो देखिए, वक्री ग्रह वह ग्रह है जो ये सूचित करता है कि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, जो रह गए हैं, जो कर्ज हमारे ऊपर था जो रह गया है, जो हिसाब किताब था जो रह गया है, वह हमें इस जन्म में पूरा करना है। तो वह जिस भाव से संबंध बनाता है, जिस ग्रह से संबंध बनाता है, जहाँ वह विराजमान रहता है, जिन भावों का वह स्वामी है, तो उन भावों से संबंधित जो विषय हैं वो आपके जीवन में पिछले जन्मों के, कई जन्मों के जो कार्य थे वे पूरे नहीं हो पाए, वो जो हिसाब है, जो कर्ज है, वह दिखाता है हमारा वक्री ग्रह। और वहीं पर जो दूसरा श्लोक था वहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, वहाँ पर हमें ये बताया कि देखिए, जो एक योद्धा है वो युद्ध में पीछे की ओर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने युद्ध छोड़ दिया। उसका मतलब यह है कि वो और तैयारी से आएगा, और पेशेंस के साथ, और चीज़ों पर रिसर्च करके, अपनी तकनीकी को बढ़ा करके, और फिर जब वो प्रहार करेगा तो उसका प्रहार जो है बहुत बलवान होगा। तो उसी प्रकार से ये जो वक्री ग्रह है ये हमें एक रिसर्च माइंडसेट देता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, जैसे कि यह श्लोक में बताया गया कि जो ग्रह है वो पीछे की ओर जा तो रहा नहीं है, लेकिन उसकी एक प्रतीति है। तो वो जो प्रतीति है वो हमें दर्शाती है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो अभी मतलब किसी माइंडसेट को लेकर के चल रहा है, तो वो देखिएगा आप कि उसके अंदर में एक रिसर्च क्वालिटी आ जाएगी। वो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेगा। और उसके साथ में वो वक्री ग्रह यह भी दर्शाता है कि वो चीज़ें बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। किस प्रकार से, मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए, जैसे आप किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो जब वक्री ग्रह जो है वह यहाँ पर ये दर्शाएगा कि वो उसके अंदर बारीकी देखेगा, उसके अंदर वो सूक्ष्मता देखेगा, और उसके अंदर एक ऑब्सेशन होगा, और हर चीज़ की एक एक्सेसिवनेस होगी। मतलब जैसे अगर उसको किसी भी काम को करना है तो आप देखेंगे वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में अपने एफर्ट्स लगाएगा, उसके बाद में वो खूब गहराई से उसका चिंतन करेगा, और उसके अंदर में एक रिपीटेटिव एफर्ट्स डालने की क्वालिटी जागृत हो जाती है। तो वो किसी भी काम को करने के लिए बार बार रिपीटेटिव एफर्ट्स डालता है, बार बार उसमें मेहनत करता है, या उसको करना पड़ता है, यह उसका प्रारब्ध भी है। तो उसमें वो बार बार कोशिश करता है, बार बार मेहनत करता है। तो इसमें ये लोगों को आज जो वक्री ग्रह के विषय में पता है वो ये सोचते हैं कि ये जो ग्रह है ये बहुत ही खतरनाक होगा, और इसमें जो इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, मतलब हमें परेशान कर कर ही आगे निकालेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, वक्री ग्रह क्या करते हैं, हमें मजबूती से दृढ़ रहना और उस पे काम करने में जो है हमारे पेशेंस को डेवलप करना, उसके बाद में वो और एक अलग तरीके से उस काम को करना।
जो भी कार्य क्षेत्र में या जिस भी प्रकार से हमारी जिस भी भावों का वह स्वामी है, तो उन भावों से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके अंदर में उस पर वो खूब मेहनत करेगा। अगर देखिए मंगल शनि, अब देखिए वक्री सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और जो मंगल शनि है, बुध है, ये जब वक्री होते हैं, शुक्र है, तो ये वक्री होते हैं, तो इनके प्रभाव में तो इनका खुद का जो स्वयं का प्रभाव है, जैसे गुरु का जो प्रभाव है ज्ञान है, बुद्धि का जो कारक है वह बुध है, और जो शुक्र है वह ऐश्वर्य का कारक है। तो देखिए ये जो ग्रह हैं, ये अपना जो इनका जो एक नेचर है वो उसको नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो कहीं भी विराजमान हो किसी भी जगह पे, वो अपना नेचर तो उस जगह पर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। साथ में वो जिन भावों से संबंधित है, जिनके द्वारा उनके ऊपर दृष्टिपात है, जिस नवांश में वो विराजमान है, और अदर डिविजनल चार्ट में जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनका प्रभाव भी उसके अंदर में सम्मिलित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें जैसे कि हमने बताया आपको कि बुध जो है वह बुद्धि का कारक है। अब वैसी वक्री ग्रह को समझने के लिए सरलता हो जाए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब ये क्या क्या दे रहा है इसके अंदर में। जैसे वक्री ग्रह के अंदर हमने बात करी कि इसके अंदर एक रिसर्च क्वालिटी है, वक्री ग्रह के अंदर में एक रिपीटेटिव एफर्ट्स वाली क्वालिटी है कि जो भी कार्य करेगा उसके अंदर में बार बार एफर्ट्स डाल करके फिर उसको और अच्छा करेगा, उसके अंदर में निखार लाएगा। तो जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारे अंदर में वो उसकी जो पावर है वो फिक्स्ड हो जाती है। किस प्रकार से कि हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, हम उस विषय को लेकर के हमें जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके माध्यम से हम आगे जब काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो ये और वो जिस चीज़ में हमने बार बार एफर्ट डाले हों वो तो सुनिश्चित हो ही जाती है कि ये आप कभी नहीं भूलेंगे, और इस चीज़ को लेकर के आप हमेशा मतलब सतर्क रहेंगे और आपको पूरी जानकारी रहेगी उसके विषय में। तो ये जो वक्री ग्रह है ये आपके अंदर में एक पेशेंस भी डेवलप करेगा, आपके अंदर में एक इंटरनल आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाएगा। किस तरीके से आप उसमें बार बार एफर्ट डालेंगे, आपके अंदर एक रिसर्च क्वालिटी आ जाएगी। तो रिसर्च के क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सूक्ष्मता के साथ में हर विषय का आप विचार करेंगे। तो ये जो और वक्री ग्रह के अंदर में एक और क्वालिटी होती है वो यह भी है कि वो आपको एक अलग डायरेक्शन, मतलब दुनिया से हट के कुछ करने की शक्ति देता है। तो आप अभी तक जो इसका विचार लेकर के चले गए थे कि देखिए अगर जैसे बुध है वो बुद्धि का कारक है, और जब वह वक्री हो जाएगा तो वो बुद्धि की अधिकता, मतलब उसमें इंटेलिजेंस और बढ़ जाएगा। वहीं पर देखिए अब कुछ जो विषय हैं वो उसको समझना भी इसके साथ ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ वक्री ग्रह को समझ करके आप अगर वो चीज़ जिनके विषय में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप वो छोड़ देंगे तो आप उसको गहराई से नहीं समझ पाएंगे। देखिए कोई भी, अब जैसे उत्तर कालामृत में जो हमें एक श्लोक मिलता है वहाँ पर ये कहा गया है कि जो वक्री ग्रह होता है अगर वह उच्च का हो तो नीच का प्रभाव देता है, और अगर वह नीच का है तो उच्च का प्रभाव देगा। तो आखिर इसको हमें समझना किस प्रकार से है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए हमारा जो 6, 8, 12 जो भाव हैं, 6वां भाव रोग रिपु ऋण का है। तो अब यहाँ पर अगर मान के चलिए कोई ग्रह आकर के बैठ गया है और वह वक्री है और उच्च का भी है, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहले एक बात ध्यान में रखने की है कि जो वक्री ग्रह होता है उसके अंदर में चेष्टा बल बहुत अधिक होता है, मतलब उसका जो इंटेंट, उसके अंदर जो पावर है वो बहुत अधिक होती है। किसी और ग्रह के अगर आप किसी और ग्रह को अगर उसके सामने देखेंगे तो आप उसको समझने का जब प्रयास करेंगे तो जो वक्री ग्रह है उसका प्रभाव बहुत अधिक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर चेष्टा बल है। चेष्टा बल क्या करता है, अब मान के चलिए आपका वो जो ग्रह है वो 6ठे भाव में बैठा है और वह वक्री है, तो आपको रोग रिपु ऋण की जो प्रभाव है वो बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर वह ग्रह वक्री है और वह नीच का है तो उन्होंने बोला कि उच्च का फल होगा। तो वो किस प्रकार से होगा, देखिए कि अगर वह नीच का है तो आपको क्योंकि अगर आप उससे परेशान हैं, रोग से परेशान है, शत्रु से परेशान है, इन सारी चीज़ों से परेशान है, और वह ग्रह नीच का भी हो गया है वक्री होने के साथ साथ, तो वो आपके इन प्रभावों को कुछ कम कर देगा। तो ये उच्च के समान जैसा फल हो गया। आप
इसको बहुत गहराई से समझेंगे तो आप इस बात तक पहुंच पाएंगे कि आखिर ये क्या बताना चाहता है। तो देखिए, सरलता से इसको समझिए कि अगर छठवें भाव में आपका कोई ग्रह आकर के वक्री हो गया है, तो वो आपके जिन भावों का वह स्वामी है, अगर मान के चलिए वो छठे भाव का ही स्वामी है और छठे भाव में ही बैठा है और वह वक्री हो गया और वह नीच का भी है, तो वो अपने जो छठे भाव के जो रिजल्ट हैं, रोग रिपु ऋण, इसके भावों को, वक्री ग्रह चेष्टा बली है तो वो आपके प्रभाव, इन भावों के प्रभावों को बढ़ाएगा, रोग रिपु ऋण को। लेकिन वहीं अगर वह नीच का हो गया तो वो उन प्रभावों के ऊपर में कुछ कमी ला देगा। तो उसमें कहा, आज अब उत्तर कालामृत की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्या बताया गया था कि कोई ग्रह अगर वक्री है और नीच का है तो उच्च का प्रभाव देगा। तो वो किस प्रकार से देगा? वो इस प्रकार से देगा कि वहाँ पर बैठ करके अगर वो नीच का हुआ तो आपको कहीं ना कहीं उसके प्रभावों में जो रोग रिपु ऋण से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो आपको ये एक आनंद का विषय हो गया, तब ये परेशानी का विषय नहीं रहा उतना। अगर वहीं पर वक्री ही ग्रह बैठा होता वहाँ पर जा कर के तो वो उन प्रभावों को और ज़्यादा तेजी से बढ़ाता। अब वहीं पर वह ग्रह जो वक्री है अगर वह अस्त भी हो जाता है तो आप देखिए, तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसके प्रभावों में आपको और कमी देखने को मिलेगी। तो आपको इन रिलेटेड चीज़ों में, रोग रिपु ऋण में आपको कमी आ जाएगी और आप इससे अच्छा फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो छठा भाव है वो कंपटीशन का भी है, तो आपको कंपटीशन में जो उसका प्रभाव है वह भी कम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्णतः शांत हो जाएगा, आपको कंपटीशन में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी तो ये आपको, अब इसके अंदर में जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वक्री ग्रह जो है उसके अंदर में रिसर्च क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो धीरे धीरे आपको जो है डेवलप करेगा। आप जब उसमें रिपीटेटिव एफर्ट्स लगाएंगे, कुछ समय उसको और देंगे, आप आंतरिक विचार करेंगे उसके विषय में, तो फिर वो देखिए धीरे धीरे आपको ग्रो करेगा उस विषय पे और उन सारी चीज़ों को लेकर के कि जो छठा भाव हमें दिखाता है। तो इसका प्रभाव गलत या सही इस पर निर्भर नहीं करता है कि वो मतलब वक्री हो गया और आपको बस परेशान कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, यह पूर्णतः गलत है। जो ग्रह वक्री हो गया है वो आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे सकता है। और देखिए, हमारे ऋषियों ने यह भी कहा है कि जब जो शुभ ग्रह है, गुरु शुक्र, तो ये वक्र, जब ये वक्री होते हैं तो ये शुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर वह जो ग्रह शुभ ग्रह है वो 3, 6, 8, 12, 11 इन भावों का स्वामी भी है, तो देखिए यहाँ पर आपको त्रिषडाया भाव का जो स्वामी है, जो 6, 8, 12 का स्वामी है, तो आपको यहाँ पर फंक्शनल अगर वह मैलेफिक है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। अगर वह पूर्णतः शुभ ग्रह है, उसके ऊपर शुभ दृष्टियां हैं, शुभ नवांश में विराजमान है और जिस परिप्रेक्ष्य पर आप उस ग्रह को देख रहे हैं वहाँ पर उसकी सारे तरीके से जो अभी हमने विषय पे बात करी, अगर वो सब जगह से आपको उचित नज़र आता है कि उसके अंदर में किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई उसको पाप जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर जो आ रहे हैं वो पाप प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, वो अच्छी राशि में विराजमान है, अपने अच्छे नवांश में विराजमान है, 1-5-9 में विराजमान है, तो ये जो चीज़ें हैं केंद्र में विराजमान है, तो ये जो सारी चीज़ें अगर आपने सारी चीज़ों को चेक कर लिया है उसके बाद आप देख रहे हैं और वो शुभ ग्रह है तो वो वक्री भी है अगर, तो वो उन जिन भी भावों का वह स्वामी है, जिस भाव में वो विराजमान है, उन भावों से संबंधित चीज़ों को लेकर के आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वक्री ग्रह के विषय में बहुत इम्पॉर्टेंट और ये है। और देखिए, जिन भी चीज़ों को लेकर के, जिन भी भाव का स्वामी है आपके, अगर वो जैसे पंचम भाव का स्वामी है और आपके मान के चलिए कि वो लाभ भाव में विराजमान है, तो आपको इन सारी चीज़ों से लेकर जिन भी भाव का स्वामी, जैसे मैंने बताया पंचम भाव और लाभ भाव, तो वहाँ पर आपको जो है इन भावों से रिलेटेड चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा अगर वह शुभ है तो। और आप इसके अंदर में देखेंगे कि आपके अंदर एक ऑब्सेशन आ जाएगी, आप उसको, और अगर ये मान के चलिए, देखिए ये बात को हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो पंचम भाव का स्वामी है या पंचम भाव में ही विराजमान है और वक्री है,
तो आपके अंदर एजुकेशन को लेकर के, आपके अंदर लर्निंग को लेकर एक ऑब्सेशन होगा। आप उसको और अच्छे से पढ़ना चाहेंगे और अच्छे से गहराई से उसको समझना चाहेंगे, और आप उसके अंदर में, आपके अंदर ये जो क्वालिटी है लर्निंग की और एजुकेशन की और टीचिंग की, ये धीरे धीरे ग्रो करेगी। और आप इसके साथ में जब आप अपने रिपीटेटिव एफर्ट्स लगाएंगे और आप अपनी मेहनत करेंगे उस पर, तो आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, ये खराब रिजल्ट नहीं देगा। बट हाँ, अगर जैसे शनि है, मंगल है, ये, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप मेहनत करेंगे। और अगर वही शुभ ग्रह जैसे अपने शुक्र है, गुरुदेव हैं, अगर ये विराजमान है, तो आपके अंदर में देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपको इसमें सफलता मिलेगी, और फिर आप इसमें इन सारी चीज़ों को लेकर के एकाग्रचित होकर के अपना ज्ञान आपका परिपक्व हो जाएगा। उसके बाद आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे उसमें ग्रो करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वक्री ग्रह अपने, अगर वो देखिए, और ये भी बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर वो पापक, जैसे मैंने बताया कि 6-8-12 का स्वामी है, तृषणालय भाव है का स्वामी है, और जिस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं उस डिविजनल चार्ट पर देखिए उसका विषय। कि अब एक और विषय रहता है जो कि बताना यहाँ पर बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये भी हम चूक जाएंगे। तो देखिए, अगर कोई ग्रह वक्री है और जिस डिविजनल चार्ट में आप देख रहे हैं वहाँ पर भी वक्री है, तो इसका पूर्ण प्रभाव होगा। और अगर आपका कोई ग्रह यहाँ पर वक्री नहीं है D1 में, और आपका अदर डिविजनल चार्ट में जाकर के वह ग्रह वक्री है, तो उसकी दशा अंतरदशा के अंतर्गत आपको उसके प्रभाव में कुछ कमी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप ट्रांजिट देख रहे हैं, अपना गोचर देख रहे हैं, और आपके D1 में जो ग्रह वक्री है और वो ट्रांजिट में जाकर के भी वक्री है, तो आपको उसका पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर वो यहाँ पर नॉर्मल मार्गी है, डायरेक्ट है, और वहाँ पर जाकर के आप जब देखेंगे ट्रांजिट में और वक्री हो गया, तो जिन भावों का यहाँ पर स्वामी है वो, उन भावों के अंदर में अचानक से आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। लेकिन वो डिले इसलिए भी होगा क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि आप उसके अंदर में गहराई से चिंतन करेंगे, आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, और धीरे धीरे जब आप उन सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो देखिए, हमें वक्री ग्रह क्या बताता है? हमें वक्री ग्रह बताता है कि जिस विषय पे हम खोजबीन कर रहे हैं, जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, वह सफल जरूर होगा, लेकिन एक अच्छी मेहनत के बाद, एक अच्छे माइंडसेट के बाद, एक अच्छी मेहनत किस तरीके की, जिसके अंदर हमने रिसर्च की हो, जिसके अंदर में इन चीज़ों का हमने आंतरिक विचार किया हो, उसको अच्छे से समझा हो, एक हमने उसको टाइम दिया हो, और फिर उस टाइम के बाद में जब हम काम करते करते धीरे धीरे एक समय बीतेगा, उसके बाद आपके अंदर एक अच्छा नॉलेज आ जाएगा, और फिर आप उस पर जब काम करेंगे तो आप पूरी दृढ़ता के साथ में अपना पक्ष रख पाएंगे, और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जिस पे हम कभी भी विचार नहीं करते हैं, लेकिन देखिए, ये ग्रहों की गति और सारी चीज़ें ये एक तरफ है, लेकिन वहीं पर अगर आप, जैसे हमने बताया था अभी, हम आपको 6वें भाव के बारे में बता रहे थे, तो देखिए षड रिपुओं का भी यही भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनके ऊपर जब आप सोचते हैं कि आखिर अगर कोई प्रभाव हमें किसी भी प्रकार से गलत आ भी रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमें कोई रिजल्ट मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमें कोई मार्गदर्शन दे दे कि हम इस पर क्या करें। तो देखिए, सबसे बड़ा मार्गदर्शन है कि हमें इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम, और तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप शायक कटिभाथा। तो देखिए, जब तक आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, इन सारे विषयों पर ध्यान नहीं देंगे, और ये जाएगा कैसे? तो यहाँ पर सबसे बड़ा विचार है और सबसे बड़ी रेमेडी है, जब तक आप भगवान के श्री चरणों में नहीं होंगे, जब तक आप भगवान की भक्ति में, संतों की चरण धूलि में अपने आप को लिप्त ना कर दें, अपने आप को पूर्णता लगा ना दें, तब तक ये सारी चीज़ें जाती नहीं हैं। तो आप
किसी भी प्रकार की रेमेडी, किसी भी प्रकार की सारी चीज़ों को आप कर लें, लेकिन जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई अच्छा रिजल्ट मिलना नहीं है। तो देखिए, मेहनत करना हमारे हाथ में है, हमें मेहनत करना बहुत अनिवार्य है। हमारा कर्म ही हमें आगे उज्ज्वलता की ओर ले जाता है और हमें अपने भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करता है। तो वो हमारी मेहनत है, लेकिन मेहनत हमें जब तक रिजल्ट नहीं देगी, जब जब हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और ये इस पर विजय पाने के लिए, जो कि 6th हाउस है, इस पर विजय पाने के लिए भगवान की शरण में होना बहुत अनिवार्य है। तो आप जब भी कुछ आगे करें या इस विषय को लेकर के आपको जब भी परेशानी आए, तो आप श्री सीताराम जी की चरणों में, महादेव की चरणों में खूब भक्ति करें और उनकी शरण में बने रहें। तो आपके जीवन का जो दुख है, आपके जीवन की जो परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी भगवान की शरण से, भगवान की शरण में बने रहने से। यही सबसे बड़ी रेमेडी है। तो मैं आशा करता हूँ आज का विषय आपको कुछ समझ में आया होगा, और इस विषय में जो भी आपको समझ में ना आया हो, वो एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो उसके विषय में हम दूसरी वीडियो में आकर के और गहराई से और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम।